हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्राइम वीडियो पर रिसेंटली ही रिलीज़ की गई एक मलयालम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है सूत्रवाक्यम। मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग में हमें सबको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही नॉर्मल टाइप की मूवी है, लेकिन एंड तक आते आते जो इसके असली पत्ते खुलेंगे तब तो मज़ा ही आ जाएगा देखने में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। और रिसेंटली ही मैंने काफ़ी बढ़िया फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जो कि तमिल लैंग्वेज की हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसका नाम है मार्गन। अगर आपने मिस कर दी है तो जाकर ज़रूर देखना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है बलकट डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से, जहां एक स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चे पढ़ाई करने के बजाय बहुत मस्ती कर रहे थे और घर जाने का सोच रहे थे। और इसका रीज़न था जेवियर नाम का एक पुलिस ऑफिसर। जेवियर इस गांव का पुलिस ऑफिसर था, जो बच्चों को अपनी ही पुलिस स्टेशन की टेरेस के ऊपर ट्यूशन दिया करता था। बच्चों को स्कूल की क्लासेस से ज़्यादा जेवियर की कोचिंग पसंद आती थी। अब बच्चे किसी तरह से बहाना बनाकर निकल जाते हैं। इसी वजह से उनकी जो टीचर थी, जिसका नाम था निमिषा, वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ने की जगह पुलिस स्टेशन जा रहे थे। तो ऑफकोर्स उसको टेंशन तो होगी ही। इसीलिए जो निमिषा होती है वो प्रिंसिपल रोजमेरी के पास जाती है। वो प्रिंसिपल से कहती है कि बच्चे उसके क्लासेस अटेंड नहीं करते और जेवियर के पास भाग जाते हैं। वो उससे कुछ करने के लिए बोलती है कि आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। मीनवाइल हम अखिल नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि काफ़ी चिल और चंचल टाइप का था। उसके बाद जेवियर के पास एक पिता अपनी बेटी को लेकर आते हैं, क्योंकि उसकी बेटी को वो वहाँ पर उनकी ट्यूशन में एडमिशन करवाना चाहता था। एडमिशन करवाकर वो वहाँ से चले जाते हैं और बाहर निकलते ही उनको सामने ही निमिषा मैम और रोजमेरी मैम मिलते हैं। ये देखकर निमिषा और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि दिन ब दिन इसकी क्लासेस में स्टूडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर वो जेवियर के पास जाकर कहती है कि उसकी क्लास की वजह से बच्चे निमिषा मैम की क्लास बंक कर रहे हैं। जेवियर को इस बात का बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। तो जेवियर कहता है कि वो जल्द ही बच्चों को समझा देगा और आज के बाद वो उनकी क्लास बंक नहीं करेंगे। वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। इतना कहकर जेवियर वहाँ से चला जाता है और अपनी क्लास लेने के लिए ऑफकोर्स वहाँ सब बच्चों को वो डांट लगाता है कि ये जो वो क्लास बंक कर रहे हैं वो बहुत ही गलत बात है। अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो वो उन्हें नहीं पढ़ाएगा उसके बाद से। और फिर वो अपनी क्लास स्टार्ट करता है और बच्चे भी एकदम मज़े से उसके साथ पढ़ाई करने लगते हैं। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जेवियर की क्लास बच्चे क्यों पसंद करते थे, क्योंकि वो बच्चों को ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाया ही करता था, वो बच्चों को मस्ती मजाक भी कराता था, जिससे बच्चों को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता था और उनकी क्लास उनको बोरिंग नहीं लगती थी। तभी जय सूर्या नाम का एक कांस्टेबल आकर बताता है कि थॉमस मास्टर आए हैं। ये सुनकर जेवियर जय सूर्या से कहता है कि अनवर को ऊपर भेज दो और खुद नीचे जाकर वो थॉमस से बात करने लगता है। थॉमस गांव का एक वेल नोन पर्सन था, जिसको सब जानते थे और रिस्पेक्ट करते थे। आज वो एक कंप्लेंट लेकर आया था कि कुछ लोगों के बारे में जो खराब चिकन के मीट को गांव के कुएं में डाल रहे थे, जिससे वो कुआं जो है वो बहुत पॉल्यूटेड हो रहा था। थॉमस के साथ एक आदमी भी था, जिसके मुंह पर थोड़ी चोट लगी हुई थी। जेवियर उससे पूछता है कि ये चोट कैसे लगी, तो वो आदमी बताता है कि जब वो कुएं की तरफ जा रहा था तो उसने एक टेम्पो देखा। उन टेम्पो में वेस्ट मीट भरा हुआ था और कुछ लोग जो थे वो कुएं में डंप कर रहे थे। तो उसने जाकर उन लोगों को रोकने की कोशिश करी, तो इस चक्कर में उन लोगों ने उसको पीट दिया। ये सुनकर जेवियर उस टेम्पो का नंबर नोट करता है और कांस्टेबल से उस ट्रक को चेक करने के लिए बोलता है। इससे पता चलता है कि जेवियर एक एक्टिव ऑफिसर था, जो सबकी कंप्लेंट्स को सीरियसली लेता था और तुरंत एक्शन भी ले लेता था। जेवियर ट्यूशन क्लासेस और अपनी जॉब को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा था। अब हम एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मिलता है, आर्या। आर्या भी जेवियर की कोचिंग में आती थी, लेकिन उसका भाई विवेक पुलिस ऑफिसर को पसंद नहीं करता था। पर हम देखते हैं कि आर्या और अखिल को साथ में देखते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अखिल उसे घर तक छोड़ने भी जाता था। आर्या घर जाती है, जहाँ उसका भाई उसे पीटने लगता है, क्योंकि उसने आर्या को अखिल के साथ देख लिया था। फिर सीन अखिल पर आता है, जहाँ उसके पिताजी उसे बियर ट्रैप सेट करना सिखा रहे होते हैं, जो जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए था, क्योंकि वो फसलों को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते थे। खैर, अब सीन जो होता है वो अगले दिन पर आता है और आज क्रिसमस था।
इसलिए सभी बच्चे इसको सेलिब्रेट करने वाले थे। अब अखिल जो होता है वो आर्या का इंतजार कर रहा था और आर्या वहां पर आ भी जाती है, लेकिन अखिल जो है वो आर्या के फेस के ऊपर बहुत सारे निशान को देखता है और इन निशानों को देखकर उसको समझ आ जाता है कि उसके भाई ने उसको दोबारा मारा पीटा है। खैर, अब हम निमिषा मैडम को देखते हैं जो जेवियर के पास आ जाती है, जो कि असल में एक कंप्लेंट लिखवाने आई थी जो कि विवेक के अगेंस्ट में थी। वो बताती है कि विवेक आर्या को बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है और ये पहली बार नहीं था। विवेक आर्या से तब से नफरत करता है जब से आर्या पैदा हुई थी, क्योंकि आर्या विवेक के 18 साल के बाद पैदा हुई थी। उसी वजह से विवेक का मजाक बनाया जाता था और किस तरह वो मजाक बनाया जाता था वो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है भी नहीं। खैर, अब ये सुनकर जेवियर जो होता है वो बोलता है कि मैं इस मैटर को संभाल लूंगा। अगले सीन में जेवियर उस कुएं के पास जाता है जहाँ कई लोगों ने उस कुएं को बहुत सारे लोगों ने काफी गंदा कर दिया था। उस कुएं को जेवियर बंद करना चाहता था ताकि कुएं की गंदगी से कोई बीमार ना हो जाए। ऑब्वियस सी बात है कि उस पानी की वजह से या स्मेल की वजह से बहुत कुछ गंदगी फैल सकती थी, बीमारी फैल सकती थी। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि वो कुआं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि कुआं मंदिर के पास ही था। खैर, अब दूसरी ओर शहर के अंदर एक नई लड़की आती है जिसका नाम बेट्स था। अब वो कनाडा से अपनी आंटी शर्ली के पास आई थी। अब वो स्कूटी से कहीं पर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं क्योंकि उसकी स्कूटी में नंबर प्लेट नहीं थी और लाइसेंस भी कनाडा का था। इसीलिए पुलिस उसकी गाड़ी को जब्त करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन के अंदर विवेक आता है जिसे जेवियर ने ही बुलाया हुआ था। तब विवेक अकड़ में ये पूछता है कि उसे क्या काम है, उसने यहाँ पर उसको बुलाया क्यों है, जिस पर जेवियर गुस्से में आकर उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। अब ये सीन देखकर मुझको इतना अच्छा लगा था गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। और जेवियर ये कहता है कि उसे अच्छे से पता होगा कि उसने उसको थप्पड़ मारा क्यों है, वो अपनी बहन को आइंदा ना मारे। जिसके बाद विवेक बाहर आ जाता है। वहां पर वो शर्ली से टकराता है जो कि अपनी भतीजी की स्कूटी लेने आई हुई थी। साथ में ही उसकी भतीजी भी होती है जो कि पुलिस स्टेशन वाली कोचिंग में चली जाती है क्योंकि वहां पर क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा था। अब विवेक और शर्ली एक दूसरे को पहले से जानते हैं। विवेक पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर शर्ली बताती है कि वो अपनी भतीजी की स्कूटी लेने आई है। अब यहाँ पर शर्ली उसकी भतीजी की तरफ इशारा करती है विवेक को बताने के लिए कि जहाँ पर विवेक बेट्स के साथ में अखिल और आर्या को भी देखता है। मतलब कि शर्ली जो होती है वो अपने भतीजी को दिखाना चाह रही थी विवेक को, और उसी टाइम जो बेट्स होती है वो अखिल और आर्या से ही बात कर रही होती है। तो विवेक उन दोनों को साथ में देखता है और काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि हम जानते ही हैं कि अखिल की वजह से ही अपनी बहन को विवेक मारा पीटा करता था। खैर, इसके बाद में विवेक अपने काम पर जाता है जहाँ पर उसके काम के बारे में हम जान पाते हैं। वो असल में मैथ्यू नाम के एक आदमी का ड्राइवर होता है। मैथ्यू देखता है कि विवेक काफी उदास था और वो उससे उसकी उदासी की वजह पूछता है, जिस पर विवेक ये बताता है कि उसके साथ शुरुआत से ही कुछ भी अच्छा नहीं होता। उसने ये सोचा था कि वो कहीं दूर चला जाएगा इस गांव से ताकि वो जॉब कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मीनवाइल हम स्कूल के बच्चों को देख पाते हैं जो कि स्कूल आए थे, लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद एक और बच्चा असेंबली में बेहोश हो जाता है और फिर उनको तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां पर जेवियर आता है और आकर उनसे पूछताछ करता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, क्या उन्होंने कुछ उल्टा सीधा खाया था। जिस पर वो सभी कबूल करते हैं कि वो लोग चुपके चुपके सिगरेट पीते हैं और एक स्पॉट है उनका, मतलब कि उनका एक अड्डा था। यहाँ पर वो अजीब बात बताते हैं कि उस स्पॉट के नीचे एक घर था जहाँ से धुआं निकल रहा था और उस धुएं की स्मेल काफी अजीब थी। ये सुनकर पुलिस उनसे उस अड्डे के बारे में पूछती है और सिगरेट को दोबारा टच ना करने से भी मना करती है और उनको जाने देती है। अब सीन जो होता है वो आगे बढ़ता है जहाँ पर आर्या का बर्थडे था और ट्यूशन में उसका बर्थडे काफी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करा जाता है। अब रात में आर्या एक जगह पर जाती है जहाँ पर उसे अखिल ने ही बुलाया था और अखिल ने वो जगह एकदम अच्छे से सजाई हुई थी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ये देखकर आर्या काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों सेल्फी लेने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर विवेक आ जाता है और वो अखिल को बहुत ब्रूटली पीटने लगता है
और उससे भी गंदा वो अपनी खुद की बहन को ही मारने लगता है और उसी चक्कर में आर्या काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। अब इसके बाद होता ये है कि कुछ दिनों तक आर्या ना तो स्कूल आती है ना ही ट्यूशन। तभी अजमल नाम का एक बच्चा जेवियर के पास जाता है और बताता है कि एक आदमी उसकी छत के ऊपर से कूद गया था, वो भी रात को, लेकिन उसे पक्का नहीं था कि वो था कौन। जेवियर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब अखिल के दिमाग में एक प्लान था आर्या के भाई विवेक से बदला लेने का, इसलिए वो रात में उसी कुएं के पास जाता है जहां पर उसने दोनों बियर ट्रैप्स को सेट किया था। एक कुएं के पास था और एक थोड़ा उससे दूर था। उसने वो ट्रैप विवेक के लिए ही लगाए थे क्योंकि विवेक अक्सर रात को वहां पर आता जाता रहता था। उसके बाद वो चुपचाप छुप जाता है और तभी विवेक वहां पर आ जाता है जिसके हाथों में एक काला बैग था। अब विवेक एक ट्रैप से बच जाता है, लेकिन कुएं के पास जो दूसरा ट्रैप था उसके अंदर उसका पैर फंस जाता है जिससे वो कुएं में गिर जाता है और वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर अखिल काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि कई और दिनों तक वो स्कूल भी नहीं जाता और ट्यूशन भी नहीं जाता क्योंकि वो काफ़ी डर चुका था। इसीलिए एक दिन जेवियर उसके घर आता है और अखिल के बारे में पूछता है। तब उसकी माँ बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जेवियर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी निमिषा मैडम से उसकी कॉल पर बात होती है जिस पर जेवियर आर्या के बारे में पूछता है। निमिषा बताती है कि उसके भाई ने उसे दोबारा मारा है और इस बार काफ़ी बेरहमी से मारा है। ये सुनकर जेवियर तुरंत विवेक के घर जाता है उसे ढूंढने के लिए। घर वाले बताते हैं कि विवेक का फोन घर पर ही है और वो पिछले कई हफ्तों से घर भी नहीं आया। पुलिस पूछती है कि उन्होंने कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं की। घर वाले बताते हैं कि विवेक पहले भी ऐसा घर छोड़कर जा चुका है और वो काफी दिनों बाद अपने आप खुद वापस भी आ जाता है। जेवियर जो होता है विवेक का फोन मांगता है और आर्या वो फोन लेकर आती है। आर्या की हालत देखकर जेवियर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अपने भाई ने उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। उसके बाद वो फोन लेकर वहां से निकल जाता है। रात को अखिल सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सपनों में वही फ्लैशबैक्स आ रहे थे। अखिल असल में विवेक को मारना नहीं चाहता था, सिर्फ उसे यह एहसास करवाना चाहता था कि मार खाने के बाद कैसा लगता है, लेकिन पूरा खेल ही उसका पलट गया था। अखिल कुएं के पास जाकर देखता है जहां पर एक बियर ट्रैप पड़ा हुआ था। अखिल उस ट्रैप को उठाकर घर ले जाता है जहां उसके पिता उसको देख लेते हैं और उसे अंदर खाना खाने के लिए बुला लेते हैं। मीनवाइल जितनी भी गाड़ियां कुएं में वेस्ट फेंकने आई थी, जेवियर उन पर रोक लगा देता है। अगले दिन जेवियर विवेक के बारे में जानकारी निकालने के लिए मैथ्यूज के बारे में पता चलता है, जिसके लिए विवेक ड्राइवर का काम करता था। जेवियर मैथ्यूज को स्टेशन बुलाने के लिए कहता है। इसी बीच थॉमस वहां आता है और जेवियर उसे बताता है कि जो वेस्ट वाले व्हीकल्स कुएं के पास आते थे उन सब पर उसने रोक लगा दिया है। लेकिन अब ये वेस्ट थॉमस की बहू शर्ली के बुटीक से आ रहा था और ये जो वेस्ट था वो वहीं से आ रहा था। उसका कहने का मतलब ये था। थॉमस ये सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बहू ने ब्यूटिक तो पहले ही बंद कर दिया था। यहाँ पर जो पानी गंदा हो रहा था उसकी वजह से बदबू और बीमारियों का खतरा था, इसलिए जेवियर और थॉमस मिलकर उस कुएं पर मिट्टी डलवा देते हैं जिससे वो बंद हो जाता है। अखिल ये सब देख रहा था और काफी घबराया हुआ था। वो डर चुका था क्योंकि उसके अलावा किसी को पता नहीं था कि इस कुएं के अंदर एक लाश है जो कि विवेक की थी। घर जाकर उसका दोस्त उससे पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आता। अखिल बताता है कि वो ठीक नहीं है, बीमार है, इसीलिए नहीं आ सकता। उसका दोस्त उससे और पूछता है कि असल बात क्या है, लेकिन अखिल उल्टा उसे भगा देता है वहां से। ये उसने ठीक ही किया क्योंकि अगर दोस्त को बताया तो ये बात जेवियर तक पहुंच जाती। रात को भी अखिल ठीक से सो नहीं पाता था क्योंकि अनजाने में ही उसने एक इंसान की जान ले ली थी जिसका उसको मारने का उसका कोई इरादा नहीं था और ये काफी डिस्टर्बिंग था उस बच्चे के लिए। अगले दिन स्कूल में अखिल पैनिक हो जाता है, जिसके बाद जेवियर उसे घर छोड़ देता है। फिर जेवियर मैथ्यूज को बुलाता है, लेकिन मैथ्यूज ज्यादा कुछ नहीं जानता था, इसीलिए उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जेवियर बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट देखने जाता है जहां अजमल ने सोलर पावर की हेल्प से एक हाउस स्ट्रीट बनाया था। जेवियर उसे कहता है कि वो अपना प्रोजेक्ट पुलिस स्टेशन ले आए। अगले सीन में अजमल जो होता है वो अपना प्रोजेक्ट लेकर पुलिस स्टेशन में आता है। जेवियर उससे कहता है कि उसे प्रोजेक्ट का कुछ काम है, इसलिए वो उसको बाद में वापस दे देगा। अजमल वहां से चला जाता है, लेकिन जेवियर की नजर एक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है जो कि उस
जो कि उसके प्रोजेक्ट में यूज़ किया गया था, जो कि था एक पेसमेकर। पेसमेकर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि हार्ट के अंदर या चेस्ट के पास लगाया जाता है। इसका काम ये होता है कि वो हार्ट की धड़कनों को कंट्रोल करता है और उनको नॉर्मल रखता है। नॉर्मल हार्ट में एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो बीट से काम करता है। अगर ये सिस्टम वीक हो जाए या इरेगुलर सिग्नल्स आए जिससे हार्ट बहुत स्लो धड़कना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी सारे बीट्स को स्किप भी करता है, तो ये पेसमेकर अपने छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजकर हार्ट को धड़कने पर मजबूर करता है। यही इसका काम था। कम बैक टू मूवी। जेवियर उस पेसमेकर को फॉरेंसिक लैब भिजवाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये चीज़ उस बच्चे के पास आई कहाँ से होगी। स्कूल में आर्या वापस आ गई थी, लेकिन अखिल उसे ठीक से बात नहीं कर रहा था और छुट्टी के बाद तुरंत घर भी चला जाता है। आर्या इस बात से परेशान हो जाती है और निमिषा मैडम को बताती है कि अखिल उससे बात नहीं करता जब से उसके भाई ने उसको मारा पीटा है। रात को गांव के लोग थय्यम सेलिब्रेशन कर रहे थे, जो कि कुएं के पास हो रहा था, जहां मंदिर भी था। थय्यम केरला के मालाबार रीजन का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल परफॉर्मेंस है। ये एक रिचुअलिस्टिक डांस होता है जहां परफॉर्मर देवी देवता का रूप लेकर एलेबोरेट मेकअप करता है, मास्क और कलरफुल हेड ड्रेस पहनता है और ढोल नगाड़े के बीट्स पर ट्रांस लाइक डांस करता है। लोग इसे अपने गॉड्स के दर्शन और आशीर्वाद पाने का एक जरिया मानते हैं। अब जैसे आपने कांतारा मूवी के अंदर भूता कोला देखा था ना, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही रिचुअलिस्टिक आर्ट फॉर्म्स होती है दोनों। अब देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होती, लेकिन मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रेफरेंस दे रही हूँ, क्योंकि आई फील कि कांतारा मूवी एक ऐसी मूवी है जो ऑलमोस्ट सब लोगों ने देखी ही होगी। एनीवेज, ये फेस्टिवल जो होता है वो दिसंबर से मई के बीच में होता है, जिसमें हर गांव या टेम्पल के या फिर सेक्रेड ग्रुप में अलग अलग तेयम परफॉर्मेंस की जाती है। मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो ये एक कल्चरल रिलीजियस सेलिब्रेशन है जिसमें डांस, म्यूजिक और डिवोशन मिक्स होके पूरा गांव फेस्टिवल और स्पिरिचुअल वाइब में आ जाता है। खैर, यहाँ पर जो व्यक्ति देवता बनता है वो एक एक करके सबके पास आ रहा था और उसी जगह से एक आदमी को एक वॉलेट मिलता है जो कि विवेक का था, और वो वॉलेट वो इंसान जेवियर को दे देता है। इसी बीच वो देवता बना हुआ व्यक्ति अचानक से अखिल के सामने आ जाता है, जिससे अखिल काफी घबरा जाता है और बेहोश ही हो जाता है। तभी जेवियर देखता है कि विवेक के वॉलेट में उसकी आईडी के साथ एक बिल भी था, जो कि असल में किसी रेस्टोरेंट बार का था। खैर, फिलहाल जेवियर अखिल को घर छोड़ देता है, जिसके बाद अगले दिन वो उस बार या रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर ये सब हो रहा था। वो सीसीटीवी चेक करता है जहां विवेक उस बार के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आते वक्त उसके हाथ में वही काली थैली थी जिसके अंदर बियर मौजूद थी और उसका बिल किसी मैडम ने पे किया था। किसी लड़की ने पे किया था। अब जेवियर जो होता है वो उसी बार के आसपास चेक करने लगता है। तभी उसे अजमल यानी कि उसका स्टूडेंट आवाज लगाता है, जिससे वो प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर वो पेसमेकर था। उसका घर यहीं आसपास था, जिसके बाद जेवियर उसके साथी के साथ उसके घर जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि अजमल ने अपना प्रोजेक्ट इधर उधर की बाहरी जो चीज़ें थी उससे बनाया था। मतलब वेस्ट में से बेस्ट प्रोजेक्ट उसने बनाया था। और वो जो पेस मेकर भी उसको था, जो उसने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया था, वो भी उसको यहीं पे कहीं से मिला था। यहाँ पर अजमल उससे ये बात भी बताता है कि एक दिन उसके घर की छत से कोई इंसान कूदा था, और ये बात उसने पहले भी जेवियर को बताई थी, और यहीं पर शेरली का ब्यूटिक भी हुआ करता था। अब इसी बीच जेवियर के पास कॉल आ जाता है, जो कि फॉरेंसिक डॉक्टर का था। वो उसे पेस मेकर के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि ये पेस मेकर एक लड़की का था, और इस पेस मेकर पर जो खून है उसमें एक एसीटोन नाम का केमिकल भी मिला है। यहाँ वो डॉक्टर जेवियर के फ़ोन में पूरी डिटेल्स भेज देता है, साथ ही साथ उस लड़की का एड्रेस भी। अब वो लड़की असल में और कोई नहीं बल्कि बेट्सी ही थी। मतलब ये था कि बेट्सी का खून हो चुका था, और इसी वजह से इसीलिए वो शेरली के घर जाता है जहाँ पर बेट्सी रहती थी। वहाँ एक हाउसकीपर बताता है कि ये लोग तो फॉरेन चले गए हैं, जिसके बाद जेवियर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसमें बेट्सी रात में स्कूटी लेकर जाती है, लेकिन आते टाइम वो स्कूटी को विवेक लेकर आया था। यहाँ पर जेवियर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। मतलब कुछ तो हुआ है जिसके चलते विवेक इसमें इन्वॉल्व हो रखा था। अब जेवियर अपने आदमी से थोड़ी जांच पड़ताल करने के लिए कहता है, जो कि बेट्सी से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर जेवियर को जानना था कि बेट्सी और विवेक में
क्या ताल्लुकात थे दोनों के अंदर। तब कांस्टेबल कुछ मेजर चीज़ें उसको बताता है जिसमें उसके बैंक के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी होती है, जिसमें 2 बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे। एक 9 लाख का था जो बेट्सी के पेसमेकर सर्जरी के लिए था, और दूसरा ट्रांजैक्शन करीब 3 करोड़ रुपए तक का था, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट था। अब ये 3 करोड़ बेट्सी के अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर शैली के अकाउंट में गए थे, और शैली के अकाउंट से मैथ्यूज़ के अकाउंट के अंदर गए थे। मतलब कि मैथ्यूज़ जो था वो भी इन सब चीज़ों में शामिल था। यानी कि पुलिस स्टेशन आकर मैथ्यूज़ ने भोलेपन का नाटक किया था। अब यहाँ पर पुलिस सीरियसली इन्वेस्टिगेट करने लगती है। इसी बीच आर्या भी अखिल से मिलने जाती है, लेकिन अखिल ये अवॉइड कर रहा था। साथ ही साथ अखिल का ट्रॉमा बढ़ता ही जा रहा था। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सोने में, जीने में। उसको रात को नींद भी नहीं आ रही थी। खैर, अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जेवियर इस नतीजे पर आता है कि बेट्सी की मौत में जिम्मेदार और कोई नहीं मैथ्यू है, और इसीलिए मैथ्यू को वहाँ पर बुलाया जाता है। जेवियर उससे बेट्सी के बारे में पूछता है, जिस पर मैथ्यूज कहने लगता है कि उसे नहीं पता कि वो कौन है। तब वो उसको एक जोरदार थप्पड़ मार के बोलता है कि मैं बेट्सी के थ्रू उसके अकाउंट में इतने पैसे आए थे। जेवियर उससे कहता है कि उसने पहले विवेक के हाथों बेट्सी को मरवाया, और उसके बाद उसने विवेक को भी एक हफ्ते के बाद मार दिया। लेकिन मैथ्यूज कह रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बेट्सी ने उसे पैसे नहीं दिए थे, बल्कि उसे शर्ली ने पैसे दिए थे, वो भी उसके दोस्त के जरिए। यहाँ जेवियर पूछता है कि उसने उसे पैसे दिए क्यों थे, और यहाँ पर ही सीन कट हो जाता है। अब जेवियर थॉमस के पास जाता है और उसे बताता है कि क्रिसमस वाले दिन बेट्सी का खून हुआ था, और वो खून उसकी बहू शर्ली ने उसके घर पर ही किया था। ये सुनकर थॉमस हैरान था। अब थॉमस को जेवियर ये कहता है कि वो अपनी बहू को यहाँ पर बुला ले, और थॉमस ऐसा ही करता है। वो अपने बेटे को कॉल करता है और ये कहता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए वो घर आ जाए। दूसरी तरफ अखिल अपने हाथों को बियर ट्रैप में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पिता आकर उसको रोक लेते हैं, और अपने पिता को देखकर वो अपने आंसू छुपा नहीं पाता। उसके पिता भी समझ गए थे कि कुछ तो हुआ है, यानी कि उनके बेटे के साथ कुछ तो दिक्कत जरूर थी। अब सीन बदलता है, जहाँ पर शर्ली पुलिस स्टेशन आती है और उसे कस्टडी में रखा जाता है। अब यहाँ पर अखिल अपने दोस्तों को लेकर निमिषा मैम के पास जाता है, और वहाँ पर जाकर वो सारी सच्चाई बता देता है, जिसको सुनकर उसका दोस्त और मैम दोनों बहुत हैरान रह गए थे। दूसरी तरफ जेवियर शर्ली से पूछताछ करने लगता है, लेकिन वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब वो बताता है कि उसके पास सारे सबूत है और वो झूठ नहीं बोल सकती। वो पूछता है कि उसने मैथ्यूज को पैसे क्यों दिए, और दोस्तों अब जाकर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तब वो कन्फेस करती है कि उसने मैथ्यूज को पैसे इसीलिए दिए थे क्योंकि वो उसको बहुत पसंद करती थी। मैथ्यूज को पैसे की ज़रूरत थी, और वो पैसे उसने लिए थे बेट्सी से। लेकिन क्रिसमस वाले दिन बेट्सी उसे पैसे लेने आई थी, लेकिन शर्ली के पास उस टाइम देने के लिए उसको पैसे नहीं थे। वो उससे रुकने के लिए कहती है, लेकिन बेट्सी उसके पीछे पड़ जाती है और उस पर काफ़ी जोर डालने लगती है। और वो सब जानती थी मैथ्यूज और उसके बारे में, इसीलिए वो उसको धमकी देने लगती है कि वो अंकल को सब बता देगी। तब शर्ली बेट्सी को एक थप्पड़ मार देती है, और बदले में बेट्सी भी उसको एक थप्पड़ मार देती है। खैर, इसी बीच वहाँ पर विवेक आ जाता है, और विवेक जब ये देखता है कि बेट्सी ने शर्ली को थप्पड़ मारा है, तो वो भी जोरदार थप्पड़ एक बेट्सी को लगा देता है, जिसकी वजह से होता ये है कि बेट्सी वहीं पर गिर जाती है और उसको अचानक से पैनिक अटैक आ जाता है, और तभी उसी चक्कर में ऑन द स्पॉट उसका हार्ट फेल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर विवेक बहुत डर जाता है। तब शर्ली उसे कहती है कि अब वो जैसा बोलेगी उसको वैसा ही करना पड़ेगा। वो उसे बोलती है कि इसकी स्कूटी को जो है वो बेट्सी के घर पर रख दे और अपना फ़ोन बंद कर ले और कुछ दिनों के लिए कहीं पर चला जाए, यानी कि अंडरग्राउंड हो जाए। और विवेक ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। इसी बीच शर्ली ने एसीटोन केमिकल से बेट्सी की लाश को गला दिया, और इसी केमिकल को जो स्मोक था उसने एग्जॉस्ट के जरिए बाहर छोड़ दिया था, यानी कि एग्जॉस्ट फैन के थ्रू। और ये ठीक वही सीन था जहाँ पर बच्चों ने वो स्मोक स्मेल किया था और उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका सिगरेट पीने का अड्डा शर्ली के घर के पीछे ही था। तो अब आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी कि बच्चे बीमार हुए क्यों थे। खैर, अब इसके बाद विवेक 7 दिन के बाद लौटता है, जहाँ पर शर्ली ने बेट्सी की लाश को 7 ब्लैक पॉलीथीन बैग्स में डाल दिया था, और विवेक को उन बैग्स को डंप करना था, और विवेक ने ठीक ऐसा ही किया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि विवेक आखिर उसकी बात ऐसा मान क्यों रहा था। असल में बात ये थी कि शर्ली ने विवेक से वादा कर दिया था कि उसको वो दुबई में सेट करवा देगी, अच्छी जॉब दिलवा देगी,
और हमको पता ही है कि विवेक को पहले से ऐसा ही चाहिए था कि वो इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चला जाए। अब पॉइंट ये है कि आखिर विवेक ने बॉडी को डंप किया कहाँ है, जिसका सिंपल सा आंसर है कि उसी कुएं के अंदर। लेकिन जैसे ही हमने अखिल वाले सीन में देखा था कि आखिरी बैग को डंप करते वक्त वो उसमें खुद भी गिर गया था, जो कि अखिल की वजह से था। और इस बात से अनजान जेवियर जो होता है वो कुएं में से मिट्टी हटवा देता है, जिसमें से बेट्सी की लाश निकलती है, साथ साथ में विवेक की भी लाश मिल जाती है। जेवियर सोच में था कि तभी निशा मैडम का कॉल उसको आता है और वो उनको सारी बात बता देती है कि विवेक के साथ क्या हुआ था। आता है अखिल को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि जाने अनजाने में उसने क्राइम तो कर ही दिया था। अब तभी घर पर अखिल के माँ बाप भी होते थे जो काफ़ी रो रहे थे। और इतना ही नहीं, जब जेवियर उनके पास आता है यानी कि अखिल को अरेस्ट करने के लिए, तब उसके पिताजी सामने आकर ये कहते हैं कि चाहे तो वो उसे जेल में डाल दे लेकिन उसके बच्चे को छोड़ दे। लेकिन ये तो गलत बात हुई ना, जिसने क्राइम किया होगा जेल भी वही जाएगा। अब जेवियर यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था और वो खुद भी मजबूर था, उसको खुद बुरा लग रहा था। अब वो अखिल को गले से लगाता है और फिर उसको पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। उस कार के पीछे पीछे आर्या भी थी, जिसकी आंखों में गम साफ दिखाई दे रहा था। अब देखो, यहाँ पर जो विवेक था वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने जो कुछ भी किया था काफी गलत किया था और उसी का खामियाजा उसको भुगतना पड़ा था। खैर, अब पुलिस स्टेशन में अखिल को माइनर जेल में डाल दिया जाता है, जिसके 6 महीने बाद हम अखिल को देखते हैं, जिससे जेवियर पढ़ाने आ रहा था। मतलब कि अखिल जेल के अंदर भी पढ़ाई कर रहा होता है और अखिल के साथ और भी माइनर बच्चे थे, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कई लोग जाने अनजाने में और कई लोग जानबूझकर भी ऐसा क्राइम कर देते हैं और क्राइम की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन विवेक जो भी करता आ रहा था आज तक, वो गलत राह पर था और उसकी खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ा। और वो इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सूत्रवाक्यम फिल्म की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये साउथ इंडियन मूवी काफ़ी पसंद आई होगी। अब इस मूवी के अंदर काफ़ी सारे डीप मैसेजेस देने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के टाइटल की मीनिंग के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि फॉर्मूला स्टेटमेंट, और यही उस फिल्म का कोर आइडिया भी है। जैसे कि एक फॉर्मूला ऊपर से छोटा और सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से उसमें डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी छुपी होती है, वैसे ही इस फिल्म का भी स्ट्रक्चर है। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये एक गांव की छोटी सी लव स्टोरी है, एक पुलिस ऑफिसर है, छोटी मोटी चीज़ें गांव के अंदर होती रहती है। लेकिन यहाँ पर बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि काफ़ी मिस्टीरियस होता है, यानी कि छोटी सी कहानी के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी छुपी हुई थी। अब नाम और फिल्म दोनों एक ही बात को पॉइंट आउट करते हैं। जिंदगी और इंसान को सरफेस से जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर चीज़ के अंदर छुपा हुआ एक डीप मीनिंग होता है, जो कि समझने पर ही समझ आ सकता है। अब देखो, स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि ये मूवी इतनी अच्छी होगी या फिर इसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। शुरुआत में काफ़ी सिंपल सी मूवी लग रही थी, लेकिन अंत में आते आते जो सस्पेंस, मिस्ट्री और थ्रिलर था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रिसेंटली ही मैंने एक तमिल लैंग्वेज की मूवी को एक्सप्लेन किया है। इनकेस अगर आपने मिस कर दी है तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए। मूवी का नाम है मार्गन। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।